सुनिधि बहुत ही भोली भाली सी और प्यारी सी लड़की थी जो कि अपने परिवार के साथ ही रहा करती थी। उसकी माँ और पिता ने उसे बहुत ही नाजों से पाल पोस कर आज तक बड़ा किया था और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी, जिसे देखकर एक दिन उसके पिता कहते हैं, अरे सुनिधि की अम्मा कहाँ हो, इधर आओ। तभी उसी समय आरती अपने पति के पास आती है और उसे कहती है, आ गई। अब जल्दी से बोलिए, कौन सी खास बात है सुबह सुबह? अरे बोलना नहीं है, दिखाना है। देखो चारों तरफ, कुछ अलग दिख रहा है तुम्हें? अपने पति की बात सुनकर ही वो चारों तरफ देखने लगती है और उसके बाद आरती कहती है, अरे क्या देखूं मैं, आपको नहीं दिख रहा है क्या? रोज की तरह ही तो है। आज भी सुबह ही हुई है, सूरज भी पूरब से ही निकला है, वही हल्की सी धूप है, इसमें नया क्या है? अरे भाग्यवान, मैं हमारी बेटी को दिखा रहा हूँ। अरे उसकी शादी की उम्र हो गई है, अब तो शादी का सोचना होगा। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। अब हमें अपनी प्यारी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, मैं आज ही जाके पंडित जी से बात करता हूँ कि वो कोई अच्छा लड़का देखे। इस तरह सोहम और आरती दोनों अपनी बेटी की शादी की बातें कर ही रहे होते हैं। सोहम अपने जानकार पंडित को अपनी बेटी सुनिधि की फोटो दिखाता है और उसके लिए रिश्ते तलाशने के लिए बोल देता है। यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पंडित द्वारा भेजा गया एक विपिन नाम के लड़के का रिश्ता उनके घर पर चल कर आता है और सोहम बोलता है, आइए बहन जी आइए, बेटा तुम भी आओ, बैठिए आप लोग। इतना कहकर सोहम अपनी पत्नी आरती को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, सब कुछ बन गया ना, और बिटिया को तैयार कर दिया ना? जी आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ बस। इस तरह थोड़ी ही देर में आरती अपनी बेटी को लेकर लड़के वालों के पास जाती है। सुनिधि अपने हाथों से उन्हें चाय नाश्ता देती है। सुनिधि की खूबसूरती देखकर विपिन पहले ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। साथ ही सुनिधि उसकी माँ की भी पसंद बन जाती है और विपिन बोलता है, माँ, मुझे तो सुनिधि बहुत पसंद है। ठीक है विपिन बेटा, मुझे भी हमारी होने वाली बहू पसंद है। आरती बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार की आपसी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही वक्त के बाद में दोनों की शादी भी हो जाती है। सुनिधि अब अपने ससुराल में कदम रखती है। अपनी शादी की रात जब वो अपने कमरे में बैठी होती है और विपिन का इंतजार कर रही होती है, तभी विपिन कमरे में आता है और बोलता है, अरे ये क्या, पुराने जमाने की लड़कियों की तरह घूंघट करके बैठी हो? अरे मैं तुम्हारे लिए कितनी सेक्सी नाइटी लेकर आया था, मुझे लगा था कि तुमने वो पहना होगा। वो आई एम सॉरी विपिन जी, मैंने देखा नहीं था इस ड्रेस को। कोई बात नहीं, मैं अभी पहन लेती हूँ। अरे इट्स ओके, छोड़ो इन बातों को, मुझे अपनी सुहागरात खराब नहीं करनी है। इस तरह अपनी सुहागरात में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और बेहद ही खूबसूरत से पल साथ में बिताते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है और सुबह हो जाती है। सुनिधि की आँख खुलती है और वो बोलती है, शुक्र है नींद तो खुल गई। अब जल्दी से उठ जाती हूँ, आज ससुराल में पहला दिन जो है। इतना बोलकर अब सुनिधि वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वो अच्छे से तैयार होकर रसोई में कदम रखती है। कुछ ही मिनट में उसकी सास सुमति भी वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, बड़ी सुबह सुबह उठ गई तू? जी वो सासू माँ, मुझे माँ ने कहा था कि ससुराल में जाने के बाद एक बहू के फर्ज बदल जाते हैं, इसलिए बस। चल अच्छा किया तूने। अब जल्दी से तू कुछ मीठा और खाने में पूरी सब्जी बना ले, ठीक है ना? तब तक मैं मंदिर जाकर आती हूँ। इसी तरह सुमति अपनी बहू को पहली रसोई की सभी जिम्मेदारियां देकर वहाँ से अब चली जाती है। जिसके बाद सुनिधि खाना बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि तभी अचानक ही विपिन रसोई में आता है और उसे पीछे से अपने गले लगाकर बोलता है, ओ मेरी जान, आज तुम इस साड़ी में बहुत अमेजिंग लग रही हो। थैंक यू विपिन जी। ओनली थैंक यू? क्या बेबी, देखो ना, माँ भी घर पे नहीं है, चलो कमरे में चलते हैं। हाँ? लेकिन मुझे खाना बनाना है, सासू माँ बोल कर गई हैं और वो कुछ ही देर में वापस भी आ जाएंगी, प्लीज। क्या यार सुनिधि, मूड खराब कर दिया तुमने, जा रहा हूँ मैं। इसी तरह सुनिधि खाना बनाती है। तभी उसकी सास पूजा करके वापस आ जाती है। सुनिधि अपना बनाया हुआ खाना अपनी सास को परोसती है। सुमति उसे खाना शुरू करती है कि तभी सुनिधि कहती है, सासू माँ, आपने बताया नहीं कैसा बना है खाना। पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि 5 स्टार होटल से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेकर आई है। तेरी ये खीर ऐसी लग रही है जैसे कि तू इसमें चीनी डालना ही भूल गई हो। और ये सब्जी तो ऐसी लग रही है जैसे कि तूने इसमें हल्दी नहीं डाली। देख कैसे विधवा सी लग रही है तेरी सब्जी। लेकिन सासू माँ, मैंने तो सब कुछ इतने प्यार से बनाया था और मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो तू कहना क्या चाहती है कि मैं जानबूझ के तेरे बनाए इस खाने की बेइज्जती कर रही हूँ? देख बहू,
भले ही मायके में तू अपनी माँ से जैसे मर्जी बात करती होगी, लेकिन मैं तेरी सास हूँ, समझ गई ना? तो मुझसे तहजीब से बात कर, मैं तुझे मार मार के सुधार दूंगी, समझी ना तू? जी सासू माँ सॉरी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। जैसे ही उसकी सास उसे ये कहती है कि वो सुनिधि को मारेगी, तो अब वो ये सुनकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और यही डर उसे सारा दिन सताने लगता है। रात होती है और जब सुनिधि अपने कमरे में आधी रात को सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है कि उसकी सास उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही है और वो बोलती है, सासू माँ मुझे मत मारिए प्लीज, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। सुनिधि सपने के कारण इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो बेड पर ही सुसु कर देती है, जिसके बाद बिस्तर पर गीला लगने के कारण अचानक ही उसकी नींद खुलती है और वो बोलती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? सासू माँ के डर के कारण मैंने तो बेड पर ही सुसु कर दिया। इससे पहले कि विपिन जी देखें, इसे सुखाना होगा। क्या करूँ क्या करूँ? सुनिधि ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर घर में रखी हुई प्रेस पर जाती है। वो प्रेस को गर्म करके गीले बेड को सुखा देती है, जिस कारण अजीब से धब्बे बेड पर पड़ जाते हैं। कुछ ही वक्त के बाद में सुबह होती है और सुनिधि कहती है, अरे ये क्या, मेरे सुसु करने की वजह से बेडशीट पर धब्बे आ गए हैं, क्या करूँ अब? सुनिधि ये बोल रही थी कि तभी विपिन उठ जाता है और उसकी नजर सुसु किए हुए धब्बे पर पड़ने ही वाली थी कि वो जल्दी से जाकर विपिन की आंखों पर अपने हाथ रख देती है और कहती है, जी चलिए, आज मैं आपको बाथरूम तक लेकर चलती हूँ। ओके, सरप्राइज है। ऐसा क्या सरप्राइज है बाथरूम में? इस तरह सुनिधि उसे बाथरूम में लेकर जाती है और बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद करके कहती है, सॉरी जी, मैं तो आपसे बस मजाक कर रही थी, आप फ्रेश हो जाइए। इस तरह सुनिधि जल्दी से कबर्ड से दूसरी बेडशीट निकालकर बेडशीट को बदल देती है और नहा धोकर नीचे आती है और उसकी सास उसे कहती है, उठ गई बहू रानी, क्या हुआ? जल्दी उठने का शौक बस कल तक ही था क्या? सॉरी सासू माँ, मैं अभी जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। इस तरह सुनिधि नाश्ता बनाकर अपनी सास और पति को देती है, जिसके बाद उसकी सास कहती है, बहू सुन, अगर तेरा किचन का काम खत्म हो गया हो तो आज घर की सफाई कर देगी। जी सासू माँ, मैं कर दूंगी। सुमति के कहने पर अब वो घर की सफाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती है और ऐसे में सफाई करते हुए गलती से उससे कांच का एक वास टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सुमति आती है और फिर से उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, रे क्या तोड़ दिया? ये लो, जितने की सफाई नहीं की तूने उतने का तो नुकसान कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, आज तो तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। गुस्से में आकर सुमति अपनी बहू को एक चांटा लगा देती है। सुनिधि इस बार भी बहुत बुरी तरह डर जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और रात होती है। सपने में फिर एक बार सुनिधि अपनी सास से खुद को मार खाते हुए दिखती है और बेड पर ही सुसु कर देती है और बेड फिर से पूरा गीला हो जाता है। लेकिन इस बार विपिन की आंख खुलती है और वो देखता है कि सुनिधि डरी हुई थी और खुद में ही बड़बड़ा रही थी। सासू माँ मुझे मत मारिए, मैं पक्का इस बार कोई गलती नहीं करूँगी। नहीं सासू माँ, मत मारिए मुझे। सुनिधि उठो, अरे क्या हो गया तुमको? अरे सपना है ये। विपिन की बात सुनकर सुनिधि उठ जाती है और विपिन बोलता है, ये क्या किया तुमने? पूरा बेड गीला कर दिया। जी आई एम सो सॉरी, मैं नींद में थी और सासू माँ के सपने के कारण आज फिर से मैंने बेड पर सुसु कर दिया। फिर से? इसका क्या मतलब है कि तुमने पहले भी किया था? हाँ, वो कल भी नींद में सासू माँ के डर की वजह से मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया था। प्लीज विपिन जी, आप सासू माँ को ये मत बताना कि मैं बेड पर सुसु कर देती हूँ, वरना ना जाने सासू माँ मेरा क्या हाल करेंगी। अरे ठीक है, डरो मत, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। थैंक यू जी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुमति अपनी बहू के अंदर अपना खौफ बनाए रखने के लिए, कोई उसकी गलती हो या ना हो, हमेशा ही उसे डरा कर रखती और कभी कभी उस पर हाथ भी उठाती। एक दिन वो अपनी बहू के पास आकर कहती है, सुन बहू, आज मेरी कुछ सहेली घर पर आने वाली है, तो तू जल्दी से सारा काम अच्छे से करके आधे घंटे के अंदर कुछ अच्छा बना ले। आधा घंटा? लेकिन माँ जी, इतने कम वक्त में मैं क्या अच्छा बना पाऊंगी? और माँ जी, आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी कितनी सहेली आने वाली हैं। अरे कितने सवाल पूछेगी, सीआईडी है क्या? माँ जी, आप हर वक्त गुस्से में यूँ लाल पीली मत रहा कीजिए, मुझे आपसे डर लगता है। हर वक्त आप सुपनखा मत बना कीजिए। क्या कहा तूने मुझे? ठहर जा, तुझे आज मैं तबीयत से सूतूंगी, तभी तेरी ये एक्सपर्ट ट्रेन जैसी जुबान काबू में आएगी। इस तरह सुमति अपनी बहू सुनिधि को जोरदार चांटा जड़ देती है
और दोबारा उसे मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है कि उसकी बहू सुनिधि बहुत ज्यादा डर जाती है और खड़े खड़े होश में ही सुसु कर देती है। और सुमति ये सब देखकर कहती है, हाय हाय, ये क्या कर रही है तू बहू? छी छी, अरे ये मेरा घर है बहू। माँ जी, आपने मुझे तो इतना डरा दिया कि आज मैंने होश में भी सूसू कर दिया। सुनिधि बोल रही थी कि तभी वहाँ विपिन आता है और अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है और सुमति बोलती है, अरे बहू, मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा डर जाएगी कि बेड पर सुसु करने लगेगी। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुझे डरा रही थी। अब से मैं तुझे अपनी बेटी के जैसे रखूंगी, तब तुझे डरना नहीं पड़ेगा। और जब तू डरेगी नहीं तो बिस्तर पर सुसु भी नहीं करेगी। पक्का माँ जी? हाँ हाँ पक्का। इस तरह सुमति अपने बिहेव को बदल लेती है और सुनिधि के डर और बेड पर सुसु करने की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहे माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है। आप चलिए, मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ। इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना। लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये ना किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता। ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी, कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना। ठीक है माँ जी, याद रखूंगी, पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है, आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन। और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ, जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन, तुम तो बिल्कुल सोने जैसी लाई हो बहू ढूंढकर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है।
हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक ग्लास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के ग्लास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के ग्लास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है, इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन अब मैं चलती हूँ, घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं, आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया, बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू तेरी ये गलत बात है, घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी, कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही अंजलि की बहुत तारीफ भी करता है, जिसके बाद रजत अंजलि से माफी मांगता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास मीनू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर जी, अच्छी खासी तो जा रही थी माँ जी, लेकिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इन्हें बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए जिस कारण ये गिर गई होंगी। और इनकी मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है इन्हें पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। हाँ वो काफी समय से हो रही है मुझे, लेकिन मेरी दवाई चल रही है इस बीमारी की। तभी डॉक्टर की नजर टेबल पर रखे पीतल के बर्तनों पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये टेबल पर क्या है, पीतल का बर्तन है क्या? हाँ डॉक्टर जी, ये मेरी बहू इससे पानी पीती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आपके पास तो सभी बीमारी का आसान इलाज है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है तांबे के पीतल के बर्तनों में खाना पीना हमारे शरीर के लिए अद्भुत फायदेमंद होते हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादा लंबे समय तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और आपके पास पीतल के बर्तन है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी, तभी आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। जी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से पीतल के बर्तन में ही पानी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी। कुछ दवाई लिखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मीनू अंजलि से कहती है, बहू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि सच में पीतल के बर्तन इतने फायदेमंद होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो आपको पता चल ही गया ना कि कितने फायदेमंद होते हैं पीतल के बर्तन। हाँ बहू, आज से मुझे भी तू पीतल के बर्तन में ही खाना देना और पानी भी। अब मीनू की पीतल के बर्तनों में खाना खाने वाली बहू अंजलि के साथ साथ मीनू और उसका पति भी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाया करते। मोहन अपनी पत्नी विभा के साथ रहा करता था। मोहन की शादी को लगभग 4 साल हो गए थे, पर उसको अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। बस इसीलिए वो दूसरी शादी करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और अगले 2 साल बाद भी उसकी दूसरी बीवी को भी कोई बच्चा नहीं होता।
बस यही जानने के लिए मोहन डॉक्टर के पास जाता है और अपनी तीनों बीवियों के साथ खुद का भी चेकअप करवाता है, जहां उसको डॉक्टर से पता चलता है। मोहन जी, प्रॉब्लम आपकी पत्नियों में नहीं बल्कि प्रॉब्लम तो आप में है। आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर चला आता है। मोहन काफी उदास था। अपने पति को ऐसे उदास देखकर मोहन की तीनों बीवियां आपस में बात करती हैं। रानी, निशा, मैं सच कहूँ तो मुझे माँ बनने का सुख चाहिए। पर दीदी, आपको तो पता है कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे पति के अंदर है। और कौन सी औरत होगी जिसको माँ बनने का सुख नहीं चाहिए। अब जब हमारे पति में ही प्रॉब्लम है तो हम अरे तो क्या हुआ, उनमें चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर हमारा फर्ज है कि हम उनकी इस परेशानी में उन्हें अकेला ना छोड़े। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों एक बच्चे को गोद ले लें। वैसे निशा, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। हमें एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। इसी बहाने हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। रानी और विभा निशा की बातों से सहमत होती हैं और अगले कुछ ही दिनों में वो सभी मिलकर एक लड़के को गोद ले लेती हैं, जिसका नाम वो लोग करण रखते हैं। समय गुजरता है और करण को उसकी तीनों माँ बहुत प्यार देती हैं। देखते ही देखते 25 साल गुजर जाते हैं और बहुत जल्द अब करण शादी करके नीतू को घर लेकर आता है। आज नीतू की पहली रसोई थी। उसकी पहली रसोई में क्या बनेगा, बस यही जानने के लिए नीतू अपनी तीनों सासों के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो आज मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू, आज तो खाने में पास्ता या बर्गर बना ले। वैसे भी करण को पास्ता या बर्गर बहुत पसंद है। जीजी कैसी बात कर रही हो आप? भला सुबह सुबह ये कोई चीज है खाने की? और रही पसंद की बात, तो करण को तो छोले भटूरे भी बहुत पसंद है। उस नाते तो बहू को छोले भटूरे बनाने चाहिए। बहू, एक काम कर, तू ये पास्ता वास्ता छोड़, बल्कि छोले भटूरे बना ले। ऐसे कैसे छोले भटूरे बना ले? सुबह सुबह लोग भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है। इसलिए बहू तू सिंपल और सादा खाना बनाएगी। नीतू बहू, एक काम कर, तू सादा सा हलवा पूरी सब्जी और खीर बना दे, उसी में भगवान का भोग भी लग जाएगा, ठीक है ना? जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे ऐसे कैसे बना लेती हूँ? बहू, तुम मेरी ही पसंद का खाना बनाएगी। आखिर मैंने करण की इतनी सेवा जो की है, तो उसके नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी बड़ी सास की बात मानो। अच्छा, तो उस नाते तो मैं भी इस घर की सबसे बड़ी जो हूँ, तो बहू को मेरी ही बात माननी चाहिए। बहू, ऐसा कर, मैं बड़ी हूँ ना, तो तू एक काम कर, तू मेरी पसंद का ही खाना बना ले। ये कोई बात नहीं होती जी। अगर देखा जाए तो मैंने करण को गोद लेने की बात कही थी, तो इस हक से सबसे पहला हक तो मेरा बनता है ना। वो सभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर करण और मोहन आ जाते हैं और उनको इस तरह से लड़ते झगड़ते देखकर करण अपनी पत्नी नीतू से बोलता है, नीतू, तुम एक काम करो, तुम ना किसी की मत सुनो और मेरी मानो ना, तुम तीनों माँ की पसंद का खाना बना दो। ऐसे कैसे बना दो? अरे वो लड़की है, कोई मशीन नहीं जो सब कुछ बना दे। बहू, तुम किसी की मत सुनो। अगर तुम इनकी सुनोगी तो पागल ही हो जाओगी। मेरी मानो तो इन तीनों की एक एक पसंद का खाना बना दो। इस तरह से इनका मुंह भी नहीं बनेगा और इनकी पसंद का खाना भी बन जाएगा। इस तरह से अब नीतू अपनी तीनों सासों की एक एक पसंद का खाना बनाती है और इसी के साथ नीतू की पहली रसोई हो जाती है और सभी उसके खाने की बेहद तारीफ भी करते हैं। खाने के बाद अब सभी लोग नीतू को उपहार के साथ बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। इसी तरह से अब उनका खुशहाल जीवन गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन नीतू अपनी कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर निशा अपने हाथों में तेल लिए आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तुम मेरे सर में तेल लगाकर मेरे सर की मालिश कर देगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपके सर की अभी मालिश कर देती हूँ। नीतू अब अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगती है। तभी वहाँ नीतू की बीच वाली सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तू यहाँ अपनी तीसरी सास को तेल लगा रही है? चल अब छोड़ इसको। मैं क्या कह रही थी कि तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए तू मेरे साथ मार्केट चल। वहाँ चलकर तू मुझे तेरी पसंद की साड़ियाँ दिला दे कुछ। पर माँ जी, मैंने अभी ही माँ के सर में तेल लगाना शुरू किया है। छोड़ ना बहू, आकर लगा देना तेल। अरे ऐसे कैसे बाद में लगा दियो? तुमसे पहले मैं यहाँ आई थी तो बहू मेरे ही तेल लगाएगी। जब मेरे सर की मालिश हो जाएगी तब तुम इसको अपने साथ ले जाना। जी नहीं, मैं इसको अभी और इसी वक्त अपने साथ लेकर जाऊंगी। चल बहू। और
पड़ोसन किचन में जाती है और नीतू से चावल मांगती है। नीतू अब उसे चावल दे देती है। तभी पड़ोसन नीतू को भड़काने की सोचती है। क्या बहू, तेरे घर से तो बहुत आवाजें आती हैं। लगता है तेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है। खैर, तू तो ये सब अभी देख रही है। तुझे पता भी है मैं तो यहाँ कब से रह रही हूँ। जब से रह रही हूँ तब से सुन रही हूँ ये सारी चीजें। तेरी शादी से पहले काफी आवाजें आया करती थी। लगता है तेरी सासों के बीच में बनती नहीं है। हाँ, वैसे बनेगी भी क्यों, आखिर वो तीनों है तो सौतन ही ना। आंटी जी, भले ही आप यहाँ शुरू से रहती हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी सास कभी आपस में लड़ नहीं सकती। और रही बात सौतन की, तो मैं आपको बता दूं कि भले ही वो तीनों सौतन हो, पर उनमें बहनों से भी ज्यादा प्यार है। इसलिए आप मुझे मेरी सासों के बारे में ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो बस तुझे बता रही थी, बाकी मुझे क्या, तेरे घर का मामला है, मैं क्यों बोलूं। जी आंटी जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। लीजिए आपके चावल। पड़ोसन चावल लेकर वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ दूर खड़ी निशा सुन लेती है। अपनी बहू के मुंह से अपने बारे में ऐसी बात सुनकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद निशा रानी और विभा के पास जाती है और आज की बात अपनी दोनों बहन जैसी सौतन को भी बताती है। ये सुनने के बाद अब उन तीनों को ही अपनी बहू पर काफी गर्व होता है। थोड़ी देर बाद जब नीतू अपनी सास के पास बैठती है, तब उसकी सास उसको सारी बात बताते हुए धन्यवाद करती है। जिसके बाद नीतू अपनी सासों से कहती है, माँ जी, मैं हूँ 3 सासों की एक बहू।